छात्रों, आज हम गणित का पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो देखते हैं इसको। पहले का तो सबसे पहले तो हम 144 के करेंगे फैक्टर। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी पावर 2 की पावर कितनी रहेगी, 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितनी रहेगी, 2 यानी 3 की पावर 2। तो इनका जो सम होगा, इनका जो योग होगा घातों का, वो हो जाएगा 4 और 2 6। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका खा नंबर देखते हैं। पूछा गया है कि द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। खा नंबर तो x² - 4 = 0। तो इसमें क्या है, ये बहुत सरल है। सबसे पहले -4 उधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा x² = 4। तो स्क्वायर उधर बदल जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर बदल जाएगा स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, +-2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, +-2। तो इस प्रकार इसके दो मूल होंगे, टू रूट्स होंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। इस प्रकार गा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बिंदु -3,5 की बाई एच से दूरी क्या होगी। तो बाई एच से दूरी बिंदु -3,5 की पूछी गई है। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। x और x डैश को हम कहा करते हैं x एक्सिस, y और y डैश को हम कहते हैं y एक्सिस यानी y एक्सिस। तो इस प्रकार अगर हमको इसमें बिंदु -3,5 को प्रदर्शित करना हो तो -3 तो इसकी ऋणात्मक दिशा में यानी 1 2 3 यानी -1 -2 -3। जब 5 ऊपर धनात्मक दिशा में y अक्ष पर, तो इतनी ही डिस्टेंस के साथ 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार -3,5 वाला जो बिंदु मिलेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, -3,5। पूछा ये गया है कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। इस अक्ष से इसकी दूरी पूछी गई है, तो इस अक्ष से इसकी दूरी x एक्सिस के पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, -3। तो ये -3 तक इसकी डिस्टेंस जाएगी बाई अक्ष की। तो यानी इसमें हो जाएगा -3। बाई से दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर तथा BC = 6 सेंटीमीटर। तो कोण B की माप क्या है। घ नंबर तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, और हम तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो बड़ी भुजा हमको दिखाई पड़ रही AC। तो AC का वर्ग करेंगे पाइथागोरस
ठीक है, ओके। देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अपनोन कोण की माप क्या होगी। तो बिंदु A से देखने पर अपनोन कोण और बिंदु P से देखने पर अपनोन कोण की माप क्या होगी। तो देखिए, बिंदु A से तो अपनोन कोण स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि ये जो है अपनोन कोण है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतरता कोण। तो इसलिए ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। कहने का मतलब बिंदु A पर तो अपनोन कोण की माप 45 है, यानी बिंदु सिंस एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल O, यानी एंगल O इक्वल टू एंगल ऑफ A इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो कंप्लीट एंगल 45 डिग्री हो गया। बट एंगल P का अपनोन कोण हमें देखना है। तो एंगल P का अपनोन कोण देखने के लिए इसमें ये 60 दिया है, ये 90 होगा। तो 90 60 150 होगा। हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 होगा, और 180 में से 150 को घटा दिया जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आएगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये बनेगा आपका 30 डिग्री। तो बिंदु P पर जो एंगल बनेगा वो आपका 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल P पर जो अपनोन कोण बन रहा है, P से देखने पर अपनोन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ POQ, या हम ऐसे कहें कि एंगल ऑफ POQ इक्वल टू एंगल ऑफ POQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ OP, एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ APO, या ऐसे कह दें कि एंगल POQ इक्वल टू एंगल P से देखने पर पूछा गया है तो P के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर कुछ मानना चाहें तो मान भी सकते हैं। यहाँ पर मान लेंगे ABC, यहाँ पर C मान लेते हैं, तो हो जाएगा CPO, एंगल ऑफ CPO। ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कुल मिला के ये चूँकि बहुविकल्पी टाइप आंसर था, क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर जो होगा वो 45, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कुल मिला के हो जाएगा 45 और 30 डिग्री, 45, 30 डिग्री। इट इज़ माई आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्न युगपथ समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2x - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। हम जानते हैं बच्चों, जब किसी दिए हुए युगपथ समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, और समांतर होने का एक प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो सबसे पहले जो युगपथ समीकरण दिए हैं उनको हम लिखते हैं। युगपथ समीकरण है 3x + y = 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। युगपथ समीकरण है 3x + y = 1 तथा दूसरा है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ये है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि दिए हुए युगपथ का कोई हल नहीं है, क्योंकि दिए हुए युग्म समीकरण क्या है, समीकरण युग्म का, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं है। अब जब दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो हम एक तरीका अपनाते हैं। अब वो एक प्रतिबंध होता है, इसलिए प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये प्रतिबंध होता है, क्योंकि रेखाएं हो जाती हैं परस्पर समांतर। तो a1 की बात करें तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक रहता है उसको हम बोलते हैं a1, ये x है, x का गुणांक a1। नीचे दूसरे वाले समीकरण में a2,
ठीक उसी प्रकार y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो y का गुणांक यहाँ पर v1 और इधर y का गुणांक v2। ठीक आगे जो अचर पद रहते हैं वो c1 और ये c2। तो इस प्रकार a1 a2 मतलब 3/2 के -1, v1/v2 की बात करें तो 1/k-1 और c1/c2 की बात करें तो 1/2 के +1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 3/2 के -1 इक्वल टू हो जाएगा 1/k-1 इक्वल टू 1/2k + 1 तो हम देखते हैं किसके लिए किस मान के लिए हल नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ये इज नॉट इक्वल टू है, इसको चेक करने के लिए हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। पहले तो इसको चाहे कर लें, इसको चाहे इसके बराबर कर लें या इसको इसके बराबर कर लें, तो जो सरल लगता हो। तो सबसे पहले तो हम इसको इसी के बराबर करते हैं या इसको इसके बराबर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। 3 का के में गुणा करते हैं तो 3 का 1 में किया तो 3 बन जा 3 इक्वल टू इधर भी 2 के -1 बन जा 2 के -1, इधर हो जाएगा 2 के -1। तो 3 के में से 2 के निकल गया, कितना बच गया सिंगल के बचा, क्योंकि 3 के -2 के +2 के माइनस में आ जाएगा इक्वल टू ये -1 है -3 है, -3 उधर प्लस में जाएगा तो प्लस में जा करके ये घटा देगा इसको, तो +3 में से माइनस का बन गया +2। तो ये इस प्रकार आया। अब इसको अगर हल करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू इसमें है तो 1/2k + 1। तो इसमें देखते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 1 तो आइजिट जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगा। इज नॉट इक्वल टू k - 1 बन जा k - 1। इज नॉट इक्वल टू पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम जो है इनको इधर उधर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखो कैसे, ये +k है, इधर किस में आ जाएगा -k में, माइनस में आएगा तो 2k में से 1k चला गया, 1k बचा। ये +1 है, उधर किस में जाएगा माइनस में, तो उधर माइनस में जा कर के ये जुड़ जाएगा 2k -k इज नॉट इक्वल टू, और ये -1 यानी -2 इस प्रकार। तो इस प्रकार ये दोनों लिख सकते हो, k के 2 मान हो जाएंगे, एक इज नॉट इक्वल टू -2 और एक k इक्वल टू 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि इधर 3k -3 बन जा 3 और उधर 2k - 1 बन जा 2k - 3 के में से 2k गया k बचेगा, -3 उधर प्लस में जाएगा, प्लस में जाकर 3 में से बन गया 2 बचेगा। और जब हम इसको इसके लिए करेंगे तो 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 2k + 1, तो हो जाएगा 2k + 1 बन जा 2k + 1 और इधर k - 1 बन जा k - 1। 2k में से 1k गया 1k बचेगा और ये +1 उधर माइनस में जाएगा तो माइनस में जाकर -1 हो जाएगा। इसको लेकर के चलते तब भी हो जाता 2k - 1 बन जा 2k - 1 उधर 3 2 जा 6k और +3 बन जा 3, यानी ये 6k और +3 बनता। करना चाहो इसको भी कर सकते हो, इसको मिलाकर देख सकते हैं कितना आ जाएगा। इसको आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6k + 3 बन जा 3 यानी 3 इज नॉट इक्वल टू। इधर देखते हैं 2k - 1 बन जा 2k - 1, इधर बनेगा कितना, इधर देखते हैं तो 6k में से 2k गया, कितना बचेगा 4k, तो इधर तो 4k बच गया। इज नॉट इक्वल टू ये +3 है, उधर माइनस में जाएगा, माइनस में जा करके कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि +3 है, माइनस में जाएगा -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 4 बन जा 4। कहने का मतलब ये हो गया कि k इज नॉट इक्वल टू -1। इस प्रकार ये आंसर हो जाएंगे इसके। ये तीनों लिख सकते हो, अगर डाउट है तो तीनों लिख सकते हो, फिलहाल में कोई समस्या नहीं। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 का खा। और हाँ, जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम गणित से संबंधित हो, 10th क्लास से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो दूसरे का खा, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC तहदीब तो समरूप त्रिभुज हैं और कोण A बराबर 57 डिग्री है, कोण E इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल C ज्ञात करना है। तो 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC है
और दूसरा जो ट्रायंगल है आपका वो आपका DEF है। और इसने ये भी बात कह दी है कि दोनों समरूप हैं। दोनों समरूप का मतलब दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी पहचान ये होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अर्थात एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ संगत कोण। जैसे A के संगत कौन सा है? D। और साइक्लिक क्रम में, चक्रीय क्रम में, जैसे A के बाद B का नंबर है तो B के बाद E, फिर C के बाद F, इस प्रकार। तो चूँकि ये सिमिलर हैं तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ DEF, ये सिमिलर हो गए। तो हम देखते हैं क्या हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चाहे बाय CPST लिख दें। CPST का फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर सिमिलर का चिन्ह लगा दिया, इस प्रकार लिख दिया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल मीन्स कोण, एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। साथ ही एक और इसमें नियम चलता है, कुल 6 कंडीशंस में बराबर होते हैं, इक्वल होती हैं। एक तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक कंडीशन और होती है, अगेन लिख सकते हैं या करके, या एक कंडीशन और रहती है, वो ये रहती है कि AB के करस्पॉन्डिंग साइड इसके रेशियो में आ जाएगी। यानी AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? D, तो AB अपॉन D इज इक्वल टू BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? BC के करस्पॉन्डिंग EF है, तो EF आ जाएगी इज इक्वल टू CA के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? FD है, तो CA के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी FD, CA अपॉन FD। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बट ये पूछा नहीं गया है। तो जब पूछा नहीं गया तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। पूछा तो केवल इतना दिया गया है कि एंगल A इक्वल टू 57 डिग्री है, तो एंगल A जब 57 डिग्री है तो D भी कितना हो गया? 57 डिग्री। उसके बाद पूछा गया एंगल E इक्वल टू 75 डिग्री है, एंगल E 75 डिग्री है, तो फिर एंगल B भी कितना हो गया? 75 डिग्री। उसके बाद एंगल C हमको मालूम करना है। तो हम तो जानते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल हमें निकालना हो, तो सीधी सी बात है उन दोनों एंगल का कर लेते हैं सम, यानी दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं और 180 में से घटा देते हैं तो तीसरा कोण मालूम हो जाता है। तो फिर इन दोनों को जोड़ें तो कितना बनता है? 7 5 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 6 7 6 13, 13 मतलब 132 बनता है। 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 7 6 13, 132 बनता है। 132 को घटा दें 180 में से, तीसरा एंगल मालूम हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, तो 48 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48 डिग्री, 48 डिग्री। क्योंकि 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा है 7 में से 3 गया 4, 1 में से बन जाएगा नहीं, तो 48 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि C के करस्पॉन्डिंग एंगल है यह, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, C के संगत, चक्रीय क्रम में C के संगत है यह। तो हमको C मालूम करना था, तो C आ गया 48 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार दूसरे का गा नंबर देखते हैं। गा भी बड़ा सरल ही क्वेश्चन था, और गा में क्या था? cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री अपान में sin 15 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे। cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री, sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री, हमको 1 प्रूव करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे कर लेंगे? बड़े ही सरल, अच्छे ढंग से कर लेंगे, सरलतम ढंग से कर लेंगे। देखो 90 में से कितना घटा देंगे? 15 बच जाए। 19 में से सीधी सी बात है 75 घटा दो, 90 में से घटा दें कितना? 75 घटा देंगे तो बच जाएगा 15, प्लस 1 को तो ऐसे रखना है, cos 75 को ऐसे रखना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें से भी sin 15 को बचाना है, यानी sin 15 बचना चाहिए। तो कैसे? 90 में से कितना घटा दें? 90 में से घटा दीजिए, और 90 में से कितना घटा दें? 15 बच जाए, 75 घटा दीजिए, 75 घट जाएगा।
और इधर प्लस करके साइन 75 को एज इट मतलब इसी प्रकार बना रहने देना है। अब क्या होगा, अब देखते हैं। इधर ही हम लगा दे रहे इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ करता था, साइन थीटा। थीटा का हम क्या करा है 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 75 डिग्री, इधर हो जाएगा साइन 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अपान में इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 75 डिग्री प्लस ये साइन 75 डिग्री को तो वैसे ही रखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं पूरे को। तो देखिए cos 75 डिग्री cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, एक साथ देखें तो cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, यानी पूरे को अगर हम कैंसिल करते हैं तो इसका एक बार जो है भाग चला जाएगा, यानी कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम लोग 3 और 2 का घा पार्ट। घा बड़ा सरल था और बच्चे इसको समझ नहीं पाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वर्ग 35 to 55 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इसका मध्यमान। जैसे कि हम दोनों को जोड़ करके उसका हाफ कर दें तो कितना था, ये दूसरे का घा नंबर है, बड़ा ही सरल था 35 to 55 का वर्ग चिन्ह बराबर क्या करना था हमको ये करना था कि 35 में 55 को जोड़ देना था और अपान में कर देना था 2। 5 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 6 और 3 9, तो 90 का हाफ कितना होता है 45 होता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, बच्चे समझ नहीं पाए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं ये वर्गमूल निकाल दिया, ये निकाल दिया। वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं थी, वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत थी, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देना था। ठीक है, इस प्रकार ये 2 के भी सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर को। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का पार्ट। तो 3 के काम में क्या कहा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका हम 272 1032 का महत्तम समावर्तक भाग भी से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 272 और 1032 कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 बार। तो 3 दूनी 6, 3 7 21 के एक हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, और इधर बचा है 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यानी 216। और 216 को 272 से डिवाइड करना है, 272 को डिवाइड करना है 216 से। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब हम इसको ले जाएंगे 1 बार। 216 बन जाए 216, 12 में से 6 गया 6, और इधर 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो बचेगा, ओह 7 नहीं यहाँ बचा है, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, तो 56। अब 56 को 216 से डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये फिर से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 18 का 8 से लगा 1, तो फिर 15 और 1 16, तो 6 में से 16 में से 8 गया तो 8, अब इधर कितना बच गया है 0 बच गया है, तो यहाँ से ली 2.5, 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, 48 को फिर से 56 से डिवाइड किया तो 1 बार गया, 48 1 जा 48। अब कितना बच गया, 16 में से 8 गया 8, और 4 में से 4 जाएगा नहीं, तो अब 8 को 48 से डिवाइड करो, 48 को
से डिवाइड करो तो 8 6 जा 8 छंग 48, यानी पूरा डिवाइड हुआ। लास्ट से जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक होता है जिससे ये पूरा डिवाइड होता है, वही इसका होता है महत्तम समावर्तक। तो इसका महत्तम समावर्तक है ए। लेकिन हम बच्चों इस प्रकार नहीं लिखेंगे, हम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखेंगे, चरणबद्ध करके। यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से तो यूक्लिड एल्गोरिथम से इसे चरणबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो चरण नंबर 1 यानी पहले चरण में हमने क्या किया उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट चरण में हमने क्या किया है, फर्स्ट चरण में हमने किया है, फर्स्ट चरण में ये किया है, इसमें ये एक फार्मूला लगता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य कितना है 1032, यानी 1032 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक 272 प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, शेषफल आया है 216। फिर से ये स्टेप नंबर 1 हुआ, चरण 1। और चरण 2 में क्या किया, चरण 2 में आगे वाला स्टेप, चरण 2 इसको स्टेप 2 कहेंगे। चरण 2 में भाज्य ये बन गया 272, भाज्य और भाजक, भाजक 216 बन गया, गुणे भागफल, भागफल है 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 56। इसी प्रकार चरण नंबर 3 में भाज्य, भाज्य है 216, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है, भाजक आपका है 56 गुणे भागफल, भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 48। चरण नंबर 4 में चरण 4 की बात करें तो भाज्य, भाज्य कितना हो गया 56, भाज्य और भाजक, भाजक कितना है 48 गुणे भागफल, भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 8। लास्ट में चरण नंबर 5 भाज्य, भाज्य कितना है 48 बराबर भाजक, भाजक कितना है 8 गुणे भागफल कितना है 6 और प्लस शेषफल, शेषफल 0। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाए वहीं पर बात खत्म कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा महत्तम समावर्तक। अब किसका महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक 217 और 1032 का। तो इसलिए देयरफॉर HCF ऑफ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्तक कहा जाता है। HCF ऑफ कितना है, HCF ऑफ 272 कामा 1032 इज इक्वल टू कितना आया है ए, यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा आंसर। तो समझ में आया बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। 3 का खा पार्ट, जो द्विघात समीकरण हमको दिया है वो दिया है 2x² माइनस के और ब्रैकेट में दे दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये चूंकि पूरा भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसे कंप्लीट द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये x है, x इसे बनाने के लिए 2x² को एज इट माइनस के का भीतर मल्टीप्लाई करेंगे, के का x में किया तो kx और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के बन जा के इज इक्वल टू 0। सिंस चूंकि मूल बराबर हैं और जब मूल बराबर होते हैं तो इसलिए हम d इज इक्वल टू 0 रखा करते हैं। d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्तिकर। इसका विविक्तिकर जो रखते हैं वो 0 रखते हैं। विविक्तिकर होता क्या है, विविक्तिकर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
तो अब b की बात करें तो b जो होता है वो होता है x का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का गुणांक कितना है, माइनस का k है, तो यहाँ पर रख देना था माइनस का k, माइनस k का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाई a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख देना था 2, मल्टीप्लाई बाई c आपका जो रहता है वो अचर पद रहता है, जिसके साथ कोई जो है चर ना आए, मतलब एक्स वाई ना आए, जैसे कि k, तो यहाँ पर k अब इक्वल टू 0। तो माइनस k का डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो k का डबल बार मल्टीप्लाई करने पर k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, 4 2 जा 8 का k में कर देंगे तो 8k हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू -8k उधर प्लस 8k हो गया। अच्छा, इस k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई बाई k, k मल्टीप्लाई बाई k इंटू k इज इक्वल टू 8k। अब क्या करेंगे, k से k कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार k इज इक्वल टू 8 आ गया। इट इज़ माई आंसर, यही हमारा आंसर, k इज इक्वल टू आ गया 8। प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का पार्ट। तो 3 के काम में क्या कहा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका हम 272 1032 का महत्तम समावर्तक भाग भी से ज्ञात करेंगे। देखिए, और 1032 कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 बार। तो 3 दूनी 6, 3 7 21 के खां से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, और इधर बचा है 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यानी 216। और 216 को 272 से डिवाइड करना है, 272 को डिवाइड करना है 216 से। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब हम इसको ले जाएंगे 1 बार, 216 बन जाए 216, 12 में से 6 गया 6, और उधर 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो बचेगा, और 7 नहीं यहाँ बचा है, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, तो 56। अब 56 को 216 से डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये फिर से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 18 का 8 से लगा 1, फिर 15 और 1 16, तो 6 में से 16 में से 8 गया तो 8, अब इधर कितना बच गया है, 0 बच गया है, तो यहाँ से लिए 2.5, 10 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, 48 को फिर से 56 से डिवाइड किया तो 1 बार गया, 48 बन जा 48। अब कितना बच गया, 16 में से 8 गया 8, और 4 में से 4 जाएगा नहीं, तो अब 8 को 48 से डिवाइड करो, 48 को 8 से डिवाइड करो तो 8 6 जा 8 6 48, यानी पूरा डिवाइड हुआ। लास्ट से जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक होता है जिससे ये पूरा डिवाइड होता है, वही इसका होता है महत्तम समावर्तक। तो इसका महत्तम समावर्तक है 8। लेकिन हम बच्चों इस प्रकार नहीं लिखेंगे, हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से लिखेंगे चरणबद्ध करके। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म से इसे चरणबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो चरण नंबर 1 यानी पहले चरण में हमने क्या किया उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट चरण में हमने क्या किया है, फर्स्ट चरण में हमने किया है, फर्स्ट चरण में ये किया है, इसमें एक फार्मूला लगता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य कितना है 1032, यानी 1032 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक 272 प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 3, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, शेषफल आया है 216। फिर से ये स्टेप नंबर 1 हुआ, चरण 1। और चरण 2 में क्या किया, चरण 2 में आगे वाला स्टेप, चरण 2 इसको स्टेप 2 कहेंगे। चरण 2 में भाज्य ये बन गया 272,
भाज्य और भाजक, भाजक 216 बन गया, गुणे भागफल, भागफल है 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 56। इसी प्रकार चरण नंबर 3 में भाज्य, भाज्य है 216, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है, भाजक आपका है 56 गुणे भागफल, भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 48। चरण नंबर 4 में चरण 4 की बात करें तो भाज्य, भाज्य कितना हो गया 56, भाज्य और भाजक, भाजक कितना है 48 गुणे भागफल, भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 8। लास्ट में चरण नंबर 5 भाज्य, भाज्य कितना है 48 बराबर भाजक, भाजक कितना है 8 गुणे भागफल कितना है 6 और प्लस शेषफल, शेषफल 0। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाए वहीं पर बात खत्म कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा महत्तम समावर्तक। अब किसका महत्तम समावर्तक? महत्तम समावर्तक 217 और 1032 का। तो इसलिए देयरफॉर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्तक कहा जाता है। HCF ऑफ कितना है? HCF ऑफ 272 कामा 1032 इज इक्वल टू कितना आया है 8। यहाँ आप लिख देंगे, यही हमारा आंसर। तो समझ में आया बच्चों? इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। 3 का खा पार्ट। जो द्विघात समीकरण हमको दिया है वो दिया है 2x² माइनस के और ब्रैकेट में दे दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये चूंकि पूरा भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसे कंप्लीट द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये x है x, इसे बनाने के लिए 2x² को एज इट माइनस के का भीतर मल्टीप्लाई करेंगे। के का x में किया तो kx और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के बन जा के इज इक्वल टू 0। सिंस चूंकि मूल बराबर हैं और जब मूल बराबर होते हैं तो इसलिए हम d इज इक्वल टू 0 रखा करते हैं। d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्तिकर। इसका विविक्तिकर जो रखते हैं वो 0 रखते हैं। विविक्तिकर होता क्या है? विविक्तिकर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब b की बात करें तो b जो होता है वो होता है x का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का गुणांक कितना है? माइनस का k है, तो यहाँ पर रख देना था माइनस का k, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a होता है x² का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो यहाँ पर रख देना था 2 मल्टीप्लाई बाई c आपका जो रहता है वो अचर पद रहता है, जिसके साथ कोई जो है चर ना आए, मतलब x y ना आए, जैसे कि k। तो यहाँ पर k और इज इक्वल टू 0। तो माइनस k का डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो k का डबल बार मल्टीप्लाई करने पर k² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। 4 2 जा 8 का k में कर देंगे तो 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा k² इज इक्वल टू माइनस 8k उधर प्लस 8k हो गया। अच्छा, इस k² को हम लिख सकते हैं, k² को हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई बाई k, k मल्टीप्लाई बाई k इंटू k इज इक्वल टू 8k। अब क्या करेंगे? k से k कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार k इज इक्वल टू 8 आ गया। इट इज़ माई आंसर, यही हमारा आंसर, k इज इक्वल टू आ गया 8। प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे नहीं कर पाए। क्वेश्चन ये था कि यदि a 5, b -3, -2 तथा c -1, 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हों तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज ABC बना लेना था इस प्रकार, क्योंकि शीर्ष तो त्रिभुज में ही होते हैं। ABC ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल ABC के, वर्टिसेस मतलब शीर्ष। तो ए कितना है 5, -1, यहाँ लिख देते 5, -1। B कितना है, B है -3, -2, तो यहाँ लिख देना था -3, -2। C कितना है -1, -8, तो यहाँ लिख देना था -1, -8। अब करना क्या है देखते हैं। शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका, तो शीर्ष A से एक माध्यिका गुजरते इस प्रकार, ये तो ये मान लो D बिंदु पर आकर के मिली। तो चूंकि जो माध्यिका पड़ती है अपनी सम्मुख भुजा पर, तो उसका जो बिंदु होता है वो उसका मध्य बिंदु बन जाता है। तो इसका मतलब BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, D। तो सबसे मध्य बिंदु के D के निर्देशांक निकालें सबसे पहले। तो BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालने के लिए हम एक सूत्र प्रयोग किया करते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इस सूत्र को ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है इस मध्य बिंदु को फाइंड आउट करने का, निकालने का। कैसे, देखो हम तो जानते हैं कि x1 y1 x2 y2 ये हैं। तो पहले से पहला जो होगा वो x1 x2 होगा, और दूसरे से दूसरा जो रहेगा वो y1 y2 रहेगा। तो इस प्रकार x1 + x2 यानी -3, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो कितना रहेगा, -1 ही रहेगा, यानी -3 -1 यानी -4, -4/2, तो कुल मिला के बचेगा -2। कैसे, -3 और प्लस माइनस -1, -3 -1 -4, और -4 का हाफ किया तो -2। इस प्रकार -2 + 8, क्योंकि y1 + y2 यानी -2 + 8, तो +8 में से -2 गया, प्लस का 6, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं -2, 3। इस प्रकार मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए -2, 3। अब बस इस माध्यिका AD की लंबाई मालूम करनी है, तो माध्यिका AD की लंबाई हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था तीसरे का गा। माध्यिका AD की लंबाई में होता है दूरी। अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का भी फार्मूला बेहद सरल होता है, हालांकि x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला रहता है। तो x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए पहले चूंकि A बिंदु है तो A में होंगे x1 y1, फिर दूसरा बिंदु D है तो इसमें होगा x2 y2। तो x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 + 2 मतलब 7 का होल ऑफ स्क्वायर। x1 - x2 मतलब माइनस चिन्ह बीच में है तो माइनस में प्लस, यानी 5 + 2 मतलब 7 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर अगली बार क्या है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगली बार है y1 - y2 यानी -1 - 3 माइनस का 4, -1 - 3 माइनस का 4 यानी -4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो होगा कितना, हो जाएगा 7 का 7 बार मल्टीप्लाई करें तो 49, यानी 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। इनको ऐड करेंगे तो 9 6 15 5 हाथ से लगा 1, यहाँ 2 बन जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65। देखो ना, 9 6 15 5 हाथ से लगा 1, तो यहाँ 2 बन गया, 2 बन गया, तो 4 2 कितना हो गया 6, यानी 65 मात्रा। कितना हमारा आंसर आ जाता, कितना सरल था। कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लेंगे। इसी प्रकार घा नंबर तीसरे का घा भी बड़ा सरल था। तीसरे घा में क्या था कि मान ज्ञात कीजिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद था -tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री।
इसमें जब तक साड़ी नहीं याद होगी आपको, त्रिकोणमिति साड़ी, तब तक आप मान रख नहीं पाएंगे, वैल्यू नहीं रख पाएंगे और आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो सीधे उल्टा समझा करो। sin 60 का कितना होता है, sin 60 का होता है √3/2। तो इसमें cos 60 का कितना हो जाएगा, cos 60 का हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये sin का जस्ट उल्टा चलता है, तो इसका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर होगा 5 × 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 sec इसको 30 डिग्री। sec cos का उल्टा हुआ करता है, तो cos 30 का मान मालूम होगा तो sec 30 का मान मालूम हो जाएगा। cos 30 का मान कितना रहता है, √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हो जाता है 4 × 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस tan 45 का मान मालूम ही होगा, 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस अब cos 90 का कितना होगा, देखो इधर sin 0 का मान 0 और sin 90 का मान होता है कितना, sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान 0 हो जाएगा, cos 90 का मान हो जाएगा 0, इसका cos 90 का मान 0 हो गया इसका स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा, तो इधर 5 का तो एज इट 1 बन जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4, √3 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाएंगे, -1 बन जा 1 और 0 का डबल बार मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कितना बनेगा, 5 बन जा 5 यानी 5/4 और इधर 4 4 जा कितना होता है 16, तो यहाँ लिख दिया 16/3 और माइनस का 1। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए एक साथ, इज इक्वल टू एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 4 3 जा 12 एलसीएम ले लीजिए। तो हमने 12 एलसीएम ले लिया, तो 12 में 12, 4 3 12, 3 बार गया 5 15, 5 बार इधर चला गया, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो गया। नियम होता है लासा लेने का, नीचे भाग ऊपर गुना, 4 3 12, 3 बार गया तो 5 15, 3 चक्कू 12, 4 बार गया और 16 चक्कू 64, तो यहाँ पर 64 बन गया, यानी 64 बन गया। अब बचा है यहाँ पर बन के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बन के नीचे मान लेंगे 1। अब बन का अगर हम 12 में भाग दें तो 1 12 बजा 12, तो 12 बार चला जाएगा, 12 बन जा 12 बन जा 12। अब एक अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं कैंसिल करने का, अब वो क्या है देखिए, यहाँ पर तो 12 हो गया है। सरल तरीका कैंसिल करने का, देखिए चाहे तो डायरेक्टली ऐसे जोड़ करके घटा दीजिए, नहीं तो 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, लेकिन फिर कटेगा नहीं, चलो जोड़ के ही घटा लें, सबसे बढ़िया रहेगा। तो बनेगा कितना, 15 64 को जोड़ेंगे, 12 को घटा देंगे, तो 15 और 64 को जोड़ दिया, 6 5 4 9 और 6 और 1 7 79 हो गया, 5 4 9 6 और 1 7 79 हो गया। 12 को घटा दिया तो 9 में से 2 गया 7 और इधर 7 में से 1 गया 6, यानी 67। तो यहाँ आ चुका है 67/12, यही आंसर हो गया। (67/12) आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 और 1 7 तो 79